जय हिंद दोस्तों। 3 साल की नेशनल डिफेंस एकेडमी की ट्रेनिंग के बाद क्या होता है? को आप देख रहे हैं आरपीआर न्यूज टीवी। हमारे साथ भुवनेश कुमार पाठक जी मौजूद हैं जो कि लेफ्टिनेंट पद पर नवनियुक्त हुए हैं। इनसे जानेंगे किस प्रकार से तैयारी की जाती है और कहाँ के रहने वाले हैं। इनसे बहुत बहुत स्वागत। क्या आप एक ऑफिसर बन जाते हैं या फिर इसके बाद भी कोई स्पेशल ट्रेनिंग होती है? और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनडीए में कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता। आपका धन्यवाद। तो आपका सर्वप्रथम है तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें पूरा। जी, मेरा नाम लेफ्टिनेंट भुवनेश कुमार पाठक है और मैं मथुरा के फरे का रहने वाला हूँ और मेरा गांव नगला चंद्रभान दीनदयाल धाम है और मेरे पिताजी वो खुद भी फौज में ही थे। लेकिन क्या इसके बाद स्टाइपेंड मिलता है, यानी पर मंथ सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है? इन सभी चीज़ों से आप परिचित होंगे और एनडीए ट्रेनिंग के बाद की पूरी प्रक्रिया को जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को वो रिटायर होके एक शिक्षक के पद पर है यूपी सरकार में। आपने शिक्षा सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ करी? मेरी शिक्षा सबसे पहले गोल्डन फिश फाउंडेशन स्कूल में शुरू हुई थी जो बरेली में स्थित है। उसके बाद मैं अपने पिताजी के साथ, क्योंकि वो फौज में थे, तो बहुत जगह आना जाना रहा, तो मेरे काफ़ी स्कूलों से अपनी शिक्षा ग्रहण की। पहले से पता होता है कि आप किस विंग्स में सेलेक्टेड हो, यानी आर्मी विंग्स में हो या नेवी विंग्स में हो या फिर एयरफोर्स विंग्स में। लेकिन एनडीए में इन 3 सालों के दौरान करीबन 2.5 साल आपको पता ही नहीं लगता कि आप किस विंग्स में हो, क्योंकि 2.5 साल की ट्रेनिंग एक साथ होती है और सेम होती है। लेकिन जो लास्ट के 6 महीने बचते हैं, यानी लास्ट सेमेस्टर, इसमें कैडेट्स की अलग अलग विंग्स की स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है। मतलब ये और मैंने अपनी 11वीं और 12वीं जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल यहीं से मथुरा से आर्मी से ही आपने 11वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की यहाँ पर। जी। तो आपको फौजी बनने का कैसे शौक बना? आपको इस शौक ही कह सकते हैं या आजकल युवा इस शौक में नहीं जाते हैं? और देश सेवा के लिए ये सबसे बड़ा कर्म होता है। कोई भी व्यक्ति जब उस सेना में भर्ती होता है तो एक परिवार नहीं, करोड़ों परिवारों के लिए वो सुरक्षा देने के लिए रहता है एक सैनिक। देखिए, मेरे जो दादाजी थे वो किसान थे और मेरे पिताजी ने फौज में जाके देश की सेवा की, और जो मेरे बड़े भाई हैं मेजर मनोज शर्मा, उन्होंने भी फौज जाके पिताजी की तरह देश की सेवा करने का प्रण लिया। तो फिर मेरे पास एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशन थी कि मैं उनको देखकर सीखूं और देश के लिए कुछ कर सकूं। तो फिर मैंने भी जो है टेक्निकल एंट्री स्कीम की तैयारी की, जो कि 12वीं के बाद जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के नंबर आते हैं उसके हिसाब से आपको इंटरव्यू का मौका मिलता है। अगर आप सिलेक्ट होते हैं फिर मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट आती है, और अगर आप सिलेक्ट होते हैं उसमें तो फिर आपकी जो ट्रेनिंग जो है 1 साल की OTA गया में होती है, और उसके बाद 3 साल जो है आप बीटेक करने जाते हैं और उसके बाद आपको कमीशनिंग दी जाती है IIM देहरादून से। तो अभी मेरी देहरादून से जो है पासिंग आउट परेड हुई है और मैं कोर ऑफ सिग्नल्स में कमीशन हुआ। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, एनडीए आखिरकार है क्या? क्या है एनडीए? जी, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम होता है जो कि यूपीएससी की तरफ से करवाया जाता है, और उसमें जो है कक्षा 12वीं के जो बच्चे होते हैं, अब तो लड़का लड़की दोनों जा सकते हैं, पहले सिर्फ लड़के ही जा सकते थे, तो जो दोनों लड़का लड़की जो कक्षा 12 के बाद उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, अगर वो उसको क्लियर करते हैं तो उनको जो है एक इंटरव्यू का कॉल आता है, और उन इंटरव्यू का कॉल होता है जो एसएसबी होता है, जो इंडिया में 4 जगह स्थित है, एक जालंधर में, बेंगलोर में, भोपाल में और इलाहाबाद में। तो अगर वो क्लियर करते हैं फिर उनका मेडिकल किया जाता है, मेडिकल में अगर वो पास होते हैं, मेरिट लिस्ट आती है, फिर उनको जॉइनिंग लेटर आता है, और उसमें जो उम्र की जो सीमा होती है वो 16.5 से 19.5 वर्ष की। और अगर वो अपनी ट्रेनिंग को क्या कहते हैं अच्छे से पूरा कर लेते हैं तो उनको फिर आर्मी में कमीशन दिया जाता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों। एनडीए में जब एग्जाम आप सिलेक्ट हुए तो उस समय दिनचर्या कैसी रहती है? एनडीए की तैयारी के लिए काफ़ी हमने सुना भी है, काफ़ी इंटरव्यू भी हमने करे हैं। तो एनडीए की बड़ी कर्री कठिन परीक्षा होती है। कठिन परीक्षा होने के बाद में जो ट्रेनिंग होती है वो भी काफ़ी कठिन होती है। जरा दर्शकों को उसके बारे में जरा जानकारी दें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसमें सेलेक्ट होना मुश्किल है, बट अंदर रहना और ज़्यादा मुश्किल है। तो सुबह-सुबह 5 बजे उठते हैं, फिर पीटी होती है या ड्रिल करते हैं, उसके बाद क्लासेस होती हैं। क्लासेस में आपको क्या कहते हैं मिलिट्री के बारे में सब कुछ पढ़ाया जाता है, उसकी हिस्ट्री, फ़ौज में कैसे रहते हैं, फ़ौज के क्या उसूल हैं, फ़ौज में कैसे
टैक्टिक्स होती है, वो सब कुछ पढ़ाया जाता है। उसके बाद थोड़ी देर का फिर लंच के बाद आपको थोड़े 1 डेढ़ घंटे का ब्रेक दिया जाता है। उसके बाद आप गेम्स चले जाते हो। गेम्स में आप हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल या बास्केटबॉल चारों में से कुछ भी खेल सकते हैं। उसके बाद जो है आपको नहाने का और तैयार होने का मौका मिलता है। उसके बाद आप पढ़ते हैं, 2 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ता है। उसके बाद फिर डिनर होता है और फिर डिनर के बाद आपके पास 1 घंटे का खाली समय होता है। उसमें आप अपनी पढ़ाई को रिवाइज़ कर सकते हैं या फिर अगर कोई पीटी करना चाहता है, खेलना चाहता है तो खेल सकते हैं। उसके बाद फिर लाइट जो है बंद कर दी जाती है और फिर सोने को। सुबह 5 बजे से लेकर के रात्रि तक 10 बजे तक आपको कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तो ये कितने दिन की ट्रेनिंग होती है आपकी? जी, मेरी 4 साल की ट्रेनिंग होती है हमारी एनडीए वालों की और मेरी जो एंट्री थी टेक्निकल 4 साल की ट्रेनिंग होती है। एनडीए में आप पहले 3 साल एनडीए जाते हो और फिर उसके बाद अगर आप आर्मी में हो तो आईएमए देहरादून, अगर आप एयरफोर्स में हो तो एयरफोर्स एकेडमी जो हैदराबाद में है और अगर आप नेवी में हो तो इंडियन नेवल एकेडमी एज़िमाला जो केरला में है। आप तीनों जगह बढ़ जाते हो और मेरी जो टेक्निकलिटी स्कीम है उसमें पहले आप ओटीए गया जाते हो जहाँ पे आपको मिलिट्री की बेसिक पढ़ाई कराई जाती है। फिर उसके बाद 3 जगह कॉलेज में बांट दिया जाता है, जो कि एक कॉलेज पुणे में है, एक कॉलेज सिकंदराबाद में है और एक कॉलेज मऊ इंदौर में। तो बस इतनी। आखिरकार आज के समय पर युवा इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं या व्यापार करना चाहते हैं। आपका इस सेक्टर में, आर्मी सेक्टर में जाने का आखिरकार निर्णय क्या रहा और कैसे रहा? कि फौज में 4 साल रहने के बाद मैं ये बता सकता हूँ, फौज से अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई है नहीं। क्या कहते हैं, जो आपको यहाँ जो वातावरण देखने को मिलता है, जो देश प्रेम की भावना लोगों में आपको फूट-फूट कर दिखती है और जो लोग आपस में आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं और जो जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी है, जो सिविल में आपको देखने को शायद ना मिले। तो जो फौज का वातावरण है वो अलग ही है। तो फिर यही मोटिवेशन देख के अपने घर में भी देखा मैंने अपने स्कूल में भी देखा, अपने दोस्तों में भी देखा, तो इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ। आर्मी ज्वाइन करूँ। आपका सर्वश्रेष्ठ टीचर कौन रहा? जी, मेरे सर्वश्रेष्ठ टीचर जो है मैं अपनी माताजी को बताना चाहूँगा। हर समय मेरी माताजी ने मेरा जो साथ दिया है बचपन से अभी तक, जो उन्होंने पाला है, पोसा है तो वो। अभिभावक हैं, अभिभावक तो शुरुआत से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, तैयार करते हैं, वो तो है ही है। परंतु जो शिक्षा जगत में हम लोग जाते हैं, सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता ही होते हैं, दूसरे गुरु होते हैं हमारे शिक्षक। मैं शिक्षकों के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं उसका श्रेय मेरी 12th क्लास की जो क्लास टीचर थी आर्मी पब्लिक स्कूल में, मिसेज मृदुला शर्मा, उन्होंने जो है सबसे पहले ये बोला था कि जो तुम्हारी पर्सनैलिटी में बात दिखती है कि तुम फौज जा सकते हो, तो उसी से मोटिवेट होके मैंने फौज ज्वाइन करने का फैसला किया और वो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। मैं अगर मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे होते थे तो वो मुझे अच्छे से सिखाती थी अलग से बैठ के। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना समय मेरे पे खर्च किया, मेरे को समझाने का मौका दिया और फिर उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। तो मैं उन्हीं को श्रेय देना चाहता हूँ। सबसे प्रिय मित्र कौन है आपका? मेरा प्रिय मित्र वो भी फौज में ही है। 4 साल में बहुत गहरी दोस्तियाँ बन जाती हैं आप एक साथ ही रहते हो, उठते हो, खाते हो, तो बहुत गहरा रिश्ता बन जाता है। तो मेरा भी एक दोस्त है विनय कुमार सिंह, बिहार से है वो, तो वो मेरा सबसे प्रिय मित्र है। सबसे प्रिय खेल कौन है आपका? खेल में क्या पसंद करते हैं? कि हॉकी सबसे अच्छी लगती है मुझे। ज़्यादातर तो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं लोग। पहले क्रिकेट खेला करते थे बट फौज में जाके हॉकी सीखी है, तो अब हॉकी सबसे प्रिय लगती है। तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है आपको? सबसे अच्छा सब्जेक्ट हिस्ट्री का बहुत शौक था मुझे। मैं आज भी यूट्यूब पर कोई वीडियो खोल के हिस्ट्री पढ़ता रहता हूँ, अच्छा लगता है मुझे हिस्ट्री। सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा अभी तक? सबसे अच्छा पार्ट मुझे लगता है जो अपने देश की जो हिस्ट्री है, जो 1947 के बाद जो युद्ध हुए, कैसे आज़ादी मिली, किस किसने लड़ाई की और किस किसने अपना योगदान दिया भारत की आज़ादी में। 1857 की जो लड़ाई हुई थी उसमें, तो उन सब के बारे में पढ़ने में और समझने में बहुत आनंद आता है। शादी कैसे करना चाहो? किस प्रकार की लड़की चाहिए आपको शादी के लिए? अभी शादी का कुछ सोचा नहीं है। नहीं, सोचना नहीं है, करना तो है, शादी तो करनी है आपको। फिर भी एक माइंड एक होता है कि मेरे को इस टाइप की लड़की चाहिए। जो माँ बाप को खुश रखे और जो घर में एक नई उमंग लेके आए। और मेरा तमाम नवयुवतियां देख रही होंगी एक होनहार लेफ्टिनेंट को,
तो इनसे शादी करने के लिए अगर इनके जो बताए गए मार्ग हैं तो उन पर अगर खरी उतरती हैं तो इनसे जरूर संपर्क कर सकते हैं। तो इनके बारे में जरा बताएं, कैसे आपका अर्धांगिनी चाहते हो अपनी? जी, जो मेरे माता पिता ठीक समझेंगे बस वही सबसे बढ़िया होगी, और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने माता पिता पर पूरा विश्वास करता हूँ। माता पिता के साथ मतलब के तालमेल बनाकर रहें। आप लव मैरिज चाहेंगे कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज ही ठीक। और चलते चलते अगर युवाओं को कुछ नया प्रेरणा स्रोत दे सकते हैं, आज के समय पे देखा है कि युवा नशे की तरफ जा रहा है। आपने देखा है, आपके साथ भी काफी लोग रहे होंगे जो कि आज के समय पे कुछ ना कुछ गलत नशा का अवगुण करते हैं। ऐसे नव युवकों के लिए क्या प्रेरणा स्रोत रहेंगे आप, और उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? जी, मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी पढ़ाई पर और अपना करियर बनाने पर और अपनी माँ बाप की जो सपने हैं और अपने जो सपने हैं वो तो फोकस करेंगे तो इस तरफ जाने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आपकी कौन सी रैंक आई थी? इसमें मेरी जब एसएसबी दिया था तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 7 थी। 7 थी। तो ये कितना परिश्रम होकर के फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद में 7 नंबर भी आना, टॉप 10 में आना, बड़ी कड़ी परीक्षा दी होगी आपने। काफ़ी मेहनत करी मैंने, और हमारे एक सर थे जिन्होंने मुझे एसएसबी की तैयारी कराई थी। वही नोएडा में उनकी एक एकेडमी है, शौर्य एकेडमी करके, वहाँ से मैंने कोचिंग ली। तो उन्होंने मुझे सब कुछ समझाया कैसे करते हैं, कैसे एसएसबी दिया जाता है, उसमें क्या क्या होता है। तो उन्हीं के प्यार से और आशीर्वाद से मैं एसएसबी में इतना अच्छा कर पाया और मेरी 7वीं रैंक आई। देश और आम जनता के लिए क्या संदेश है आपका? मेरा इतना ही संदेश है, ज़्यादा से ज़्यादा फौज में आइए, देश की सेवा करिए। मुझे ये मौका मिल रहा है और मैं चाहता हूँ कि आपको भी ये मौका मिले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसको देखा कि आपने हमारे साथ एक नव युवक जो कि भुवनेश कुमार, जो किसान परिवार से होते हुए भी एनडीए पास करने के बाद में आप लेफ्टिनेंट बने हैं, और इनके शौर्य गाथा के बारे में अभी इन्होंने जो शुरुआत करी है और आगे चल के जो शौर्य गाथा लिखेंगे। और इनके परिवार में आज के समय पर 3 फौजी हैं, देश की सेवा में लगे हुए हैं। इनके पिताजी भी फौजी हैं, इनके बाबा किसान थे। किसान के साथ साथ उन्होंने काफ़ी मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया। बेटे ने देश के लिए सेवा की। देश की सेवा के साथ साथ उस पुत्र ने अपने पुत्रों को, आज उनके परिवार में एक नहीं 3 फौजी हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। इस वक्त उनकी पुत्र वधू भी हैं उसमें शामिल। तो ये देश का जज्बा है इस परिवार का। ये सामंत है परिवार जो कि दीनदयाल धाम, नगला चंद्रभान, आज के समय पर जो बीजेपी की नीम मेन जड़ है, जो दीनदयाल जी का जो गांव है, उसी गांव के ये रहने वाले हैं। आज इनका निवास स्थान आनंदवन फेज 1 नवादा मथुरा में ये निवास कर रहे हैं, और इनको ये प्रेरणा स्रोत देश की सेवा के लिए इन्हें एक सुनहरा अवसर मिला है। इस सुनहरे अवसर के लिए बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल के द्वारा। तमाम दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ऐसे युवाओं के लिए आपका क्या सुझाव है, सुझाव जरूर दें और खबर को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं अपनी कवरेज को यहीं विराम देना चाहूँगा। मैं चंद्रमोहन दीक्षित, RPR न्यूज़ TV मथुरा से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।